हेलो बच्चों, कैसे हो? एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं थोड़ा छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप बोर ना होने पाए, मतलब जो लेंथ होता है वीडियो का मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, वैसे बोर नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो इंटरकनेक्टेड ना हो फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक। ठीक है, या कोई भी टर्म आ रहा है उसको मैं एक्सप्लेन ना कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन हो रही हैं। आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है और रिवीजन करते ही जाना है। ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन पढ़ लिया और बस मैं केमिस्ट्री का मास्टर हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लगातार रिवीजन करते रहेंगे तो आप टच में रहेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको समझ में जरूर आए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। बोर्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाए। ठीक है, अब देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको मैंने पहले ही बताया था कि देखो इसमें है क्या क्या। एक तो R है, C डबल बॉन्ड है और OH है। ये R हो सकता है या ये AR हो सकता है ना। मतलब पहली चीज तो ये समझ में आ रही है कि इट इज हैविंग एन अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप। दूसरी चीज क्या है, C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, और तीसरा इसके पास में है OH, और OH क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या इसी को हम बोलते हैं अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम स्प्लिट कर दें, कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल को, तो ये तीन जो है ग्रुप से मिलकर बना है। एक तो एल्काइल या एराइल ग्रुप होगा, दूसरा कार्बोनिल ग्रुप है, तीसरा अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये तीनों से अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करेगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप अलग प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, एंड कुछ प्रॉपर्टीज होंगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं सबसे पहली टाइप की रिएक्शंस। रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। मतलब जो अल्कोहलिक ग्रुप है यहाँ इसके साथ में जुड़ा हुआ है, उस OH बॉन्ड के क्लीवेज से कौन कौन सी रिएक्शंस होने वाली हैं। ठीक है, तो देखो, इसका मतलब हम बात करने वाले हैं किसकी, एसिडिक नेचर की। तो हेडिंग डाल दो, एसिडिक नेचर ऑफ C डबल OH ग्रुप। ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ C डबल OH ग्रुप। अब एसिडिक नेचर कोई भी सब्सटेंस क्यों दिखाएगा, कोई भी सब्सटेंस एसिड कब होता है, अकॉर्डिंग टू द अरिनियस कॉन्सेप्ट, कि कोई भी सब्सटेंस जब H प्लस आयन देता है तो एसिड होता है, और OH माइनस आयन देता है तो वो बेस होता है। अब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप ले लीजिए, सपोज आपने ले लिया RCOOH। ठीक है, इसको वाटर में ऐड कर दो। वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, तो क्या होगा, ये बनेगा RCOO माइनस एन प्लस H3O प्लस। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब अगर हम यहां पर लगा दें लॉ ऑफ मास एक्शन, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो मास एक्शन लगाओगे तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे, मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट होगा दोनों का, तो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन है RCOO माइनस प्लस H3O प्लस अपॉन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रिएक्टेंट साइड में है, एंड इनटू
H2O। बताओ ये है कि नहीं है? This K is known as the equilibrium constant, and this equilibrium constant is the ratio of molar product of molar concentrations of reactant to the product of molar concentrations of reactant। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ऐसे निकाल दिया हमने। अब देखो ये जो वाटर लिया है, ये वाटर ले रखा है मैंने किसमें, एक्सेस में, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो देर इज ए स्लाइट चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, है ना, और सिंपली यू कैन से देर इज नो चेंज, नेग्लेक्टेड, है ना, तो हम इसका मतलब ये भी कांस्टेंट हो गया जो वाटर है, तो हमने लिख दिया K इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ H2O, यहाँ पे N2 लगेगा, प्रोडक्ट इक्वल्स टू, फिर से क्या बनेगा, ये बनेगा RCOO माइनस H3O प्लस अपॉन RCOOH लिख सकते हैं। अब देखो K तो ऑलरेडी कांस्टेंट था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये वाटर जो है इसको भी मैंने कांस्टेंट मान लिया। कैसे? इसको मैंने कांस्टेंट इसलिए मान लिया कि वाटर जब एक्सेस में होगा तो देर इज ए वेरी स्लाइट चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, और इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट कैन बी एज्यूम्ड, ठीक है। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट का प्रोडक्ट जो होगा एक नया कांस्टेंट आ जाएगा के ए, ठीक है। तो के ए इक्वल्स टू क्या हो गया, के ए इक्वल्स टू कार्बोक्सिलेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन RCOONH। बताओ यहां तक समझ में आया? ठीक है, RCO माइनस इंटू H3O प्लस आयन अपॉन RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो ब्रैकेट है बड़ा वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, इट रिप्रेजेंट्स द मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द स्पीसीज, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो। अब ये जो Ka है यहाँ पे, ये क्या है, Ka इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्या है ये? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और ये किस चीज को मेजर करता है? Ka मेजर्स द, ये साफ साफ लिख लीजिएगा मोटे अक्षरों से, Ka क्या है, Ka मेजर्स द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या चीज? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। Ka किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करेगा, ठीक है। कैसे मेजर करेगा? कि जैसे Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। इस तरफ का हम इरेज करते हैं, फटाफट लिखते रहो आप। देखो आप ऐसे लिख सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड is directly proportional to Ka। मतलब जिसका Ka ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, समझ में आ रहा है? तो ये Ka आपको अच्छे से याद कर लेना। दूसरी चीज, वैसे Ka नहीं चेंज होगा। Ka कब चेंज होगा? बाई चेंजिंग द टेम्परेचर। Ka changes by change in टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज करोगे तो एसिड का डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, तो Ka भी चेंज हो जाएगा, ठीक। अब देखो एक टर्म आपने और पढ़ा होगा, Pk। तो Pka क्या होता है? इट इज log to the base 10 1 upon Ka, ठीक है। और
पी के ए इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 के। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो पी के ए है वो के ए का नेगेटिव लॉगरिथम है। ठीक है, और आप देख रहे हो कि जो पी के ए है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के ए। ठीक है, हमने क्या बताया, के ए क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम के ए का यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका के ए भी उतना ज्यादा होगा। ये मेजर पॉइंट था आपके लिए। दूसरी चीज मैंने क्या बताया कि जो पीकेए है वो के ए का क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम। ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गेटिंग, आपके समझने के लिए बता रहा हूं। इसका मतलब हो गया कि अगर पीकेए ज्यादा होगा तो पीकेए कम होगा। एंड पीकेए इज ऑल्सो यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। लिख दो, pKa is also used to measure the strength of an acid। कैसे, ऐसे लिख लेते हैं यहां पे कि जो स्ट्रेंथ है एसिड की, strength of acid is inversely proportional to pKa। मतलब pKa की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, या तो हम इसको इन्वर्स कर लें कि pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उतनी कम होती जाएगी। यहां तक समझ में आया आपको? मैं बहुत स्लो चल रहा हूं ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आता रहे। अब देखो, ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ अभी तक पढ़ी आपने, हमने क्या पढ़ा कि जो एसिड्स होते हैं वो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H प्लस आयन रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने कांस्टेंट निकाल दिया के से हम आ गए पी के। अभी तक हमने ये नहीं पता किया कि सब्सटेंस जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक है क्यों। मतलब we have to find the cause of acidic nature। रीजन क्या है? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कॉज ऑफ एसिडिक नेचर इन कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट्स साथ में बनाते रहेंगे। ठीक है, जो चीज समझ में नहीं आएगी उसको कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में जाइए और फटाफट बताइए कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई है, जितने भी टॉपिक्स, जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए गए। गेटिंग? तो हेडिंग डाल दो, कॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई बता सकता है क्या रीजन हो सकता है? ठीक है, मैं देखो फार्मूला लिखता हूं, आपको मालूम चल जाएगा। बताओ, मालूम चल गया एसिडिक स्ट्रेंथ का रीजन क्या है? देखो, इसके बगल में OH ग्रुप के बगल में क्या प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप है ना। क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है CO, और इसको हम बोलते हैं कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप। भैया जिसको पास टाइम नहीं हो, बहुत जल्दी जल्दी देखना हो, आप बहुत जल्दी कवर कर लेते हो कि जो टीचर पढ़ा रहा है फटाफट बोलता चला गया, आपने एक ही बार में जो है उसको फीड कर लिया एक तरह से। मैं वो नहीं बनना चाहता। ठीक है, तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए कम यूजफुल हो क्योंकि आप ज़्यादा बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं। तो आपके लिए, जिसके पास टाइम है वो देखे, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मेरी तो लत लग चुकी है, मैं तो बनाता रहूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है आपको पता है? पोलर नेचर होता है। पोलर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन द electronegativities of carbon and oxygen। ठीक है, oxygen is more electronegative than carbon, so what will happen?
दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है, एक पाई है, तो वह पाई किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। तो अब यहां से देखो क्या बनेगा, ये कुछ इस तरह से बना, सिंगल बॉन्ड O माइनस, इस पे आ गया प्लस, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो यहाँ पे तो नेगेटिव आया, कार्बन पे पॉजिटिव आया, इस चेन में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगेगी। तो इस चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फुलफिल करने के लिए तब तक के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना लोन पेयर दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज फिर नहीं आया, ये हो गया डबल बॉन्ड O और H, एक लोन पेयर बचा और ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसके आसपास हम रिंग नहीं बनाते हैं, नहीं तो आपको 2 ऑक्सीजन लगेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, है ना, ये मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज कर देगा। तो इसके लिए देखो ये जो स्पीसीज बनी है, स्पीसीज नंबर 2, ये क्या करता है? ये करेगा भाई जो करना चाहेगा, और ये क्या कर सकता है आपको पता है, O माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज एंड H। अब देखो क्या हो सकता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। आप लिख सकते हो ऑक्सीजन विल विदड्रॉ the electrons of OH bond। कौन से बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं? इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं, मैंने यहां पे एरो लगा दिया है कि इस इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये वीक होता जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो OH बॉन्ड है वो कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा, है ना। और जब OH बॉन्ड वीक हो जाएगा तो ये इधर चला गया, ये H प्लस की फॉर्म में बाहर हो गया, ये बन गया RC सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O। अब इसके दोनों लोन पेयर वापस आ गए और प्लस ये H प्लस, ये RCOO माइनस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेट आयन। और H प्लस, यही H प्लस H2O के साथ में मिलके क्या बना रहा था? H3O प्लस या हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है। बताओ कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो एसिड क्यों है, वो H प्लस आयन क्यों देते हैं, रीजन क्या है? सभी को समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ, ठीक है। फिर से इसको समझाते हैं, वैसे आ जाना चाहिए आपको। अब देखो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है, इसमें भी क्या होता है? इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन में भी रेजोनेंस देखने को मिलता है। कैसे होता है वो हम दिखाते हैं आपको। कार्बोक्सिलेट आयन है आपके पास में, देखो RC डबल बॉन्ड O माइनस, दिस इज द स्ट्रक्चर फर्स्ट, ठीक है। इसमें रेजोनेंस होगा तो एक जिस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसमें क्या होगा? इट विल विथड्रॉ द नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस विल पार्टिसिपेट इन बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो जो नेक्स्ट डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? विल चेंज टू सिंगल बॉन्ड। तो ये बना देगा आपको RC सिंगल बॉन्ड O माइनस एंड डबल बॉन्ड O। दिस इज स्ट्रक्चर 2, ठीक है। ये फिर से इधर वापस जाएगा, तो ये फिर से इधर वापस जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द स्ट्रक्चर फर्स्ट, ठीक है। सो दीज आर द रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। अब इसका अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे बनाएंगे? RC, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पे आप इस तरह से दिखा सकते हो, ठीक है। दिस इज द हाइब्रिड,
गेटिंग दिस मच और नॉट? ठीक है, तो अब जो है डिफरेंट कंपाउंड्स हम लेते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा एसिड आपका स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, कौन सा वीक एसिड होगा। ठीक है, तो फटाफट नोट्स प्रिपेयर करिए। अब देखो दो क्वेश्चंस आपके जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इन दोनों को समझना है मुझे। पहला लिखा हुआ है कि कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वन बाय वन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका RC डबल बॉन्ड ONOH, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, इसको जब आप वाटर में डालते हो, ठीक है ना, तो ये क्या बना देता है, देखो ये बना देता है आपका RC डबल बॉन्ड ONO माइनस, जिसको आप बोलते हो कि ये कौन सा आयन है, दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन, है ना, एंड प्लस क्या बना देगा, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, दिस कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। ये कार्बोक्सिलेट आयन है, अब इसमें क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। कैसे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव कर जाए तो नेक्स्ट डबल बॉन्ड विल मूव एज ए सिंगल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा आपका RC सिंगल बॉन्ड O माइनस एंड डबल बॉन्ड O। दिस वन इज स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड दिस वन इज स्ट्रक्चर टू। तो इट मीन्स दैट दिस कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट आयन, carboxylic acid forms carboxylate ion and this carboxylate ion is stabilized by the resonance। ठीक है, इतना समझ में आ रहा। अब देखो देख लेते हैं कौन सा, अल्कोहल। अल्कोहल बताओ, अल्कोहल को जब आप वाटर में डालते हो, ठीक है, तो ये क्या अल्कोक्साइड आयन बनाएगा प्लस H3O प्लस बनाएगा? नहीं, अल्कोहल वीक एसिड होता है और वीक एसिड होने की वजह से वो ये रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, और अगर रिएक्शन दे भी देता है, सपोज सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करा दें तो सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। एल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस नहीं होता। ठीक है, तो एक चीज आपको यहाँ पे मालूम चल गई क्या, कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है RCOOH इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द अल्कोहल। बताओ ये चीज मालूम चली कि नहीं मालूम चली? क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, अल्कोहल में एल्कोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। मालूम चल गया। दूसरा देखो ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल में एक एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। ये एल्काइल ग्रुप एल्कोक्साइड आयन को स्टेबलाइज करने के बजाय क्या करता है, डीस्टेबलाइज कर देता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, एल्कोक्साइड आयन में एल्काइल कौन सा इफेक्ट दे रहा, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब ये प्लस आई इफेक्ट देता है तो डीस्टेबलाइज करता है। ठीक है, समझ पाए? या तो हम ऐसे कहें कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH एंड RCOO माइनस, कार्बोक्सिलेट आयन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल बाय द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल बाय द कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी वजह से? क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की टेंडेंसी क्या रहेगी? कार्बोक्सिलिक एसिड की टेंडेंसी रहेगी कि वो किसी तरह से H प्लस आयन लूज कर दे, कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाए और कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होकर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाए। ठीक है, तो दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मच स्ट्रॉन्गर एसिड देन द अल्कोहल्स। गेटिंग इट और नॉट? अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फिनॉल तो एरोमेटिक, फिनॉल एरोमेटिक अल्कोहल एक तरह से आप कह सकते हो, बेंजीन रिंग के साथ में लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब जो एसिड लेंगे वो भी हम उसी तरह का लें। तो एसिड हमने ले लिया C6H5 एंड
C डबल बॉन्ड ONOH। ठीक है, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड। और फिनॉल हमने ले लिया C6H5 एंड OH। यही तो है फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। तो एक्चुअल यहां पे होता क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द फिनॉल। आपसे रीजन बताना है आपको सिर्फ। कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। आपसे रीजन पूछेगा वाई। इतनी चीज तो मैंने बता दी आपको। ठीक है, तो ये हमें कैसे मालूम चलेगा? ये हमें मालूम चलेगा फ्रॉम द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर हम इसका हम कार्बोक्सिलेट आयन बनाएं और उसके बाद हम रेजोनेंस दिखाते हैं। तो ये है आपका C6H5 C डबल बॉन्ड O, इसको इधर कर देते हैं NOH। जब ये H प्लस आयन लूज कर देगा तो ये बना देगा कौन सा आयन? बेंजोएट आयन C6H5 C डबल बॉन्ड ONO माइनस, है ना। अब इस बेंजोएट, इसको हम क्या बोलते हैं? नाम लिख लो यहाँ पे, दिस इज बेंजोएट आयन। और बेंजोएट आयन में ही रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? अगर ये यहाँ पे हो जाए तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड ONO माइनस। ठीक है, ऐसा कुछ रेजोनेंस हो जाएगा। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, ये आपको पता है पहले से। नाउ सपोज हमने मान लिया कि दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर 1, दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर 2। स्ट्रक्चर्स को हम नंबर कर देते हैं समझने के लिए। उसके बाद आ जाओ, अब फिनॉक्साइड, इसका फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बनेगा और फिर फिनॉक्साइड आयन का हम क्या बताएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फिनॉल ले लो, फिनॉल के पास भी OH ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड के पास भी क्या था? OH ग्रुप है। ये फिनॉल है। जब ये H प्लस आयन लूज करेगा देन इट विल फॉर्म द फिनॉक्साइड आयन C6H5O माइनस called phenoxide ion. And phenoxide ion is also stabilized by the resonance in the following way. देखो जरा इसको, ये है आपका फिनॉक्साइड आयन, ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो ये यहाँ पे यू कैन ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फिनॉक्साइड आयन। ट्राई इट बाई सेल्फ। माइनस, ये हो गया डबल बॉन्ड O with all its lone pairs। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये, तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O, ये नेक्स्ट बताओ, ये कुछ होते, फिर से फाइनल स्ट्रक्चर बन गया C6H5O माइनस with all its lone pairs। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर सपोज थर्ड, स्ट्रक्चर 4, स्ट्रक्चर 5, स्ट्रक्चर 6 एंड स्ट्रक्चर 7। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि कार्बोक्सिलेट आयन में अगर हम स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो फर्स्ट और सेकंड में जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पे है? इट इज अवेलेबल ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों ही ऑक्सीजन एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, दे विल कॉन्ट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक, दूसरी तरफ यहां पे देखो स्ट्रक्चर नंबर 4, 5 एंड 6, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पे है? बेंजीन रिंग के अंदर कार्बन एटम पे प्रेजेंट है ना। और कार्बन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ड्यू टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ कार्बन
इट कंट्रीब्यूट लेस टुवर्ड्स द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, मतलब आपको दो चीजें मालूम चल गई यहाँ पे। कौन कौन सी भाई, फटाफट बताओ। कि ये जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये रेजोनेंस में, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में इनका इन्वॉल्वमेंट कम है, क्योंकि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जो कार्बोक्सिलेट आयन है, बेंजोएट आयन है, वहां पे जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, एंड दैट्स व्हाई दे विल कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, समझ पाए? तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो बेंजोएट आयन है इट इज मोर स्टेबल, और जो ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं ये है लेस स्टेबल। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये थोड़ा सा अगर इसमें और इसमें कंपेयर करें तो स्ट्रक्चर थर्ड एंड सिक्स्थ स्टेबलाइज मोर देन स्ट्रक्चर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टुवर्ड्स द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, बट वो कार्बोक्सिलेट आयन के या बेंजोएट आयन के कंपैरिजन में नहीं है। ठीक है, तो सिंपली दैट्स व्हाई यू कैन से कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द फिनॉल। गेटिंग? तो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से भी स्ट्रॉन्ग था, कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से भी स्ट्रॉन्ग है, ड्यू टू द रीजंस दैट आई हैव डिस्कस्ड। गेटिंग? नाउ कम टू द कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड हो जाए किसी कार्बोक्सिलिक एसिड पे, तो सब्सटेंस की या कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसके बाद एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। वन इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, है ना, सब्स्टिट्यूएंट्स, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG। ठीक, ये G है, ध्यान रखिएगा। एंड सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ठीक है ना, ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं ERG। ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर देयर। अब सबसे पहली बात समझ लो, सबसे पहली बात क्या, कि अगर किसी एसिड में, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड TUTD, electron withdrawing group substituted carboxylic acid is या will be stronger acid than the non substituted। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, किससे? जिसके पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज आपने लिखा FCH2COOH, फ्लोरो एसिडिक एसिड, एंड सेकेंड वन सपोज CH3COOH। दिस वन इज फ्लोरो एसिटिक एसिड। कौन सा? फ्लोरो एसिटिक एसिड, और वो है आपका नॉर्मल एसिटिक एसिड। तो ये फ्लोरीन जो है इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, जो चेन है उससे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। और जब चेन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो जो कार्बोक्सिलेट आयन का जो ऑक्सीजन होगा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने के लिए क्या होगा, ये H जो है H+ की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखो CH3 है, CH3 आपको पता है प्लस आई इफेक्ट देता है, माइनस आई इफेक्ट नहीं देता है। तो जब प्लस आई इफेक्ट देगा तो कार्बोक्सिलेट आयन वाला जो ऑक्सीजन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी,
और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एज ए H+ आयन विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया कि अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिसके साथ में, वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कंपेयर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड विच डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेगा, जो कार्बन चेन है उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एज ए H+ आयन इजी हो जाएगा टू रिप्लेनिश द इलेक्ट्रॉन इन ए कार्बन चेन। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बताओ फटाफट, समझ पाए ना? अब देखो, ये एक सीरीज हमने पहले से बना रखी थी, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं सारे, CF3NO2, CnFClBrINPH, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर किसी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में लग जाएंगे तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कुछ इस ऑर्डर में बढ़ाएंगे। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बताओ। यहां पे आप लिख सकते हो substituents increases the acidic strength of carboxylic acid in this way। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज आपने लिखा होता FCH2COOH एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दूसरी तरफ होता ClCH2COOH। दोनों ही एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों के पास में ही क्या लगा हुआ है? हैलोजन लगा हुआ है। ठीक है ना? बट आपको पता है कि जो फ्लोरीन है इट इज पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट एज कंपेयर टू द क्लोरीन। और आप यहां पर भी देख सकते हो फ्लोरीन एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ाता है, क्लोरीन कम बढ़ाता है। तो इसको जरा कुछ इस तरह से समझते हैं। देखो, F ये लगा दिया आपने CH2, C≡ONOH। जब ये हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में जाएगा तो हम बताएंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और दूसरी तरफ है क्लोरीन, CH2C≡ONOH। दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, दोनों ही क्या करेंगे? कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे। बट फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्या है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हाई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, हाई है ना? तो इसका मतलब फ्लोरीन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस चेन टुवर्ड्स इटसेल्फ मोर स्ट्रांगली एज कंपेयर टू द क्लोरीन, है ना? तो दैट्स व्हाई फ्लोरीन या फ्लोरोएसिटिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन द क्लोरोएसिटिक एसिड। इसका मतलब हो गया कि टाइप ऑफ हैलोजन भी एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा बढ़ा सकता है। फ्लोरीन है तो स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्लोरीन है तो कम एसिड है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर हम इनकी पोजीशंस चेंज कर दें। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे बट उनकी पोजीशंस डिफरेंट होगी। नोट साथ में बनाते रहें। सपोज ले लेते हैं CH2F CH2COOH फ्लोरोप्रोपियोनिक एसिड, और दूसरा है या ये 1 2 3 फ्लोरोप्रोपियोनिक एसिड, एंड सेकेंड वन इज, ये फर्स्ट है, सेकेंड वन हो गया CH3 CHF एंड COOH। 2 फ्लोरोप्रोपियोनिक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड जो आप कहते हो। प्रोपियोनिक एसिड कॉमन नेम है और प्रोपेनोइक एसिड जो है स्टैंडर्ड नेम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो फ्लोरीन है इट इज एट कार्बन नंबर 3 एंड इन सेकेंड केस फ्लोरीन इज एट कार्बन नंबर 2। ठीक है, तो अब बताओ क्या होगा? दोनों के पास फ्लोरीन है, एक ही एक फ्लोरीन है बट पोजीशंस डिफरेंट है।
तो वो एसिड जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के नियर होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि आपने पढ़ा था कि ये जो फ्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट देता है ना, माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट जैसे आप चेन में दूर बढ़ते जाते हो माइनस आई इफेक्ट कम होता जाता है। तो दिस फ्लोरीन हैव लेस negative inductive effect than this fluorine because it is nearer to the carboxylic acid. Getting? So simply you can say compound 1 is उल्टा हो गया weak acid than the compound 2. Why? Because in compound 2 क्या है, fluorine is at carbon 2 which have better electron withdrawing power than कार्बन नंबर कंपाउंड नंबर 1। ठीक है, दैट्स वाई। अब कुछ और क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। नंबर ऑफ हैलोजेंस हम अगर इधर उधर कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा, उनको देखते हैं। अगर नंबर ऑफ हैलोजेंस जो है चेंज करते हैं, सपोज आपने लिखा F2CH ये कोई एसिड है। सेकेंड एसिड है आपके पास में F3CNCOOH। थर्ड वन इज CH3COOH and suppose fourth one is FCH2COOH। सब में हमने क्या ले रखा है, हैलोजन ले रखा है, बट नंबर हैलोजन का डिफरेंट है। एक जगह एक फ्लोरीन है, 3 है, 2 है, एक जगह एक भी नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर आपसे कहे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करिए इन डिफरेंट एसिड्स को, तो आप कैसे करोगे। देखो हम देखते हैं कि एक के पास एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है और बाकी के पास में एक एक प्रेजेंट है। और सबसे पहला हमने क्या लिखा था कि ऐसा एसिड जिसके पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है वो स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा, है ना, देन द अदर। तो इसका मतलब जो है थर्ड के पास नहीं है तो थर्ड सबसे वीकेस्ट एसिड होगा, है ना, क्योंकि थर्ड कंपाउंड के पास में एसिडिक एसिड के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब 3 में से कंपेयर करो, इसके पास 1 फ्लोरीन है, इसके पास 3 फ्लोरीन है, इसके पास 2 फ्लोरीन है। तो जिसके पास जितना ज्यादा नंबर ऑफ हैलोजन एटम होगा उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका मतलब हो गया कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, कार्बन नंबर 2, क्योंकि इसके पास 3 फ्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इस तरह से होगा, फिर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, फिर कौन सा होगा, फोर्थ वाला, एंड द वीकेस्ट एसिड विल बी 3। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एसिड्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर देते हैं किसी एलिफेटिक एसिड में तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड केस में कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड कर दे तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो फटाफट ये नोट्स बनाते रहे, इनको साथ में लिखते रहे। ठीक है, देखो अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है सब्स्टिट्यूटेड बाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो सबसे पहले जान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता हो वही तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ ना। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले क्या होते हैं, CH3, जैसे हो गया CH3CH2 एथाइल, जैसे हो गया CH3CH3 एक्सेट्रा, आइसोप्रोपाइल ये ग्रुप है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। गेटिंग? तो जब भी किसी एलिफेटिक एसिड में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड कर दोगे आप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड होने की वजह से उस एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। मतलब हम एक ऐसे बात करें, एक है आपका नॉर्मल एसिड, कौन सा,
या तो ऐसे लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग electron donating group will be the weaker acid than the carboxylic acid without electron donating group। तो पहले ये जो है अपनी चुटैया में बांध लो, ये छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको मालूम चली कि कोई ऐसा एसिड जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरा कोई एसिड जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो जो जिसके पास प्रेजेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट विल बी द स्ट्रॉन्गर एसिड देन द अदर वन। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम आपको। जैसे एग्जांपल है आपके पास में HC डबल बॉन्ड ONOH। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मेथेनोइक एसिड। सबको मालूम है ये कहाँ मिलता है, चीटी काट लेती है आपको तो क्या होता है उसमें, मेथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देती है आपकी बॉडी में। एंड सेकेंड वन इज CH3C डबल बॉन्ड ONH। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एथेनोइक एसिड। ठीक है, बताओ बताओ भाई फटाफट, दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो सबसे पहले ये देखो कि किसके पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है और किसके पास में नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो यहाँ पे है नहीं। तो अगर हम फॉर्मिक एसिड में देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि वेरी वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, और दूसरी तरफ CH3 प्रेजेंट है। CH3 कौन सा इफेक्ट देता है, CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट देता है। ठीक है, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी इन अ चेन। ठीक है, या इन अ चेन, या तो आप कैसे कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन, ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन। और कार्बोक्सिलेट आयन पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो जो रेजोनेंस डिस्टेबलाइजेशन होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एज ए H+ आयन विल बी वेरी डिफिकल्ट गेटिंग। या कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यू कैन से गेटिंग। बट यहाँ पे H है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास में कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं है, या जो भी है बहुत माइनर है, कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होने की ना होने की वजह से जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा आफ्टर द रिलीज ऑफ H+ आयन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, है ना। तो दैट्स व्हाई सिंपली यू कैन से फॉर्मिक एसिड विल बी द स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। अगर आप भूल जाते हो तो आप बता देना कि यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है, CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट देता है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा इन अ चेन और एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई। तो अभी तो हमने बात किया है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है। तो यहां से आपने दो चीजें सीखी, कौन कौन सी फटाफट बता दो। एरोमेटिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ का वीडियो होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है धीरे धीरे। दो चीजें हमने आपको समझाई कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इट विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड में जुड़ा हुआ, तो इफ व्हाट विल हैपन, इट विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। गेटिंग, ये मोटी मोटी चीज आपको बात समझ में आ गई। अब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं हमने बताया आपको। तो सबसे जो वीक
इफेक्ट होगा वो CH3 का होगा, फिर CH3 CH2 का होगा, फिर आप ऐसे ले सकते हो CH3 CH2 एंड प्रोपाइल ग्रुप का। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीज इन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, आप सेकेंडरी प्रोपाइल ले सकते हो कुछ इस तरह से, एंड उसके बाद सेकेंडरी हो गया, फिर टर्सरी ले लो। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जो है ये टर्सरी ब्यूटाइल जो ग्रुप लिया है वो किसी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, और सबसे कम ये। गेटिंग? तो ये समझ में आया होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा नहीं विश्वास है कि आपको पक्का पक्का समझ में आया होगा, और आपने साथ में नोट्स जरूर बनाए होंगे। ठीक है ना? तो इसको एक बार पढ़िएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेके आऊंगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। आज मैंने एलिफेटिक पढ़ा है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़े। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आए, पसंद आए, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो कुछ हो सके हमारे सपोर्ट में वो सारी चीज़ें मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप किस तरह से हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।